हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई अपनी मैथ की क्लास के बारे में। और हम लोग इसमें जो है मैथ की जो है एक फाउंडेशन क्लास लेके आए हैं आपके लिए, रेलवे एनटीपीसी की। ठीक है भाई, हम लोग क्लास लेके आए रेलवे एनटीपीसी की, जिसमें हम लोग मैथ्स पढ़ेंगे। और ये क्लास जो रहेगी इसमें पूरा बेसिक से एडवांस तक रहेगा। इसमें पूरे जो है 33 टॉपिक्स आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, जिसमें से अरिथमेटिक और एडवांस दोनों रहेगा। अभी आपको चैप्टर लिस्ट भी आपको दिखा देंगे क्या क्या पढ़ाया जाएगा और किस सीक्वेंस में भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई, 32 चैप्टर्स यानी पूरे 32 चैप्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। कैलकुलेशन जो होता है उसका आपको वीडियो मिल जाएगा, रिकॉर्ड करके डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी आप देख लेना। कैलकुलेशन मिला के हमारे 33 चैप्टर बन जाते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 32 चैप्टर। कैलकुलेशन का कोई इसमें हम लोग सिलेबस में नहीं जोड़ेंगे उसे। तो पहला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रॉपरेशन का पढ़ेंगे। तो आपको उसके पहले हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि हम लोग चैप्टर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए आपको हम एक बार के लिए दिखा देते हैं कि हम लोग चैप्टर क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए आपको यहाँ पे दिखा देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें। तो ये हमारे पास है चैप्टर लिस्ट, जो आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। तो ये आपके सामने यहाँ पे चैप्टर की लिस्ट है, जिसमें टॉपिक वाइज सीक्वेंस में है। और इसी सीक्वेंस में हम लोग क्या है कि क्लास को पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे पहला, तो अरिथमेटिक की बात करें, अगर हम लोग अरिथमेटिक मैथ की बात करें, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रॉपरेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो हमें क्या है कि सबसे पहले रेशियो और परसेंटेज को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़नी है, क्योंकि रेशियो और परसेंटेज से हमारी पूरी अरिथमेटिक सॉल्व होती है। कुछ बहुत कॉन्सेप्ट मिक्सचर एंड एलिगेशन के भी लगते हैं। तो ये तीन चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और सेम सीक्वेंस में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो लगभग अगर हम देखें तो दो, दो चार, दो छह, ठीक है, दो आठ, 10, 11, 12, 14, दो 16, 16 चैप्टर हम लोग अरिथमेटिक में पढ़ने वाले हैं, अरिथमेटिक मैथ में, अंकगणित मैथ में। ठीक है, पूरे हम लोग यहाँ पे 16 टॉपिक जो है यहाँ पे पढ़ेंगे और इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ये चैप्टर लिस्ट भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एडवांस मैथ की। तो एडवांस मैथ में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, और उसके साथ साथ जो हमारी पास घातांक और करणी है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, एल्जेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, जियोमेट्री, कोऑर्डिनेटिक जियोमेट्री, मेंसुरेशन, डीआई जो डाटा इंटरप्रेट होता है, डीआई वाला, पॉलिनोमियल्स और स्टैटिक्स जो है, इतनी चीजें हम लोग लगभग यहाँ पे पढ़ेंगे। दो, दो चार, दो छह, दो आठ, 10, 12, 14 चैप्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। 16 चैप्टर अरिथमेटिक में और 14 चैप्टर एडवांस में, 32 चैप्टर हम लोग पूरे पढ़ेंगे। और यहाँ पे भी इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग नंबर और सिस्टम पढ़ लेंगे तो यहाँ पे इकाई अंक, यूनिट, डिजिट, कई सारे रूल होते हैं, जिससे हमारी आगे की मैथ आसान होगी, वो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे लंबा चैप्टर आपका नंबर सिस्टम चलेगा, लगभग 1 महीने तक हम लोग इसको पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा जियोमेट्री और कोऑर्डिनेटिक जियोमेट्री सबसे लंबी क्लास रहेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग पूरा फाउंडेशन पढ़ेंगे। अब हमारे पास ये नहीं है कि भाई रेलवे में ये नहीं आता, ये चैप्टर नहीं आता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। भाई हमें एग्जाम निकालना है तो हमें सारे चैप्टर जो है वो पढ़ने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सारे चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो जिसमें से आज हम लोग शुरू कर रहे हैं रेशियो एंड प्रॉपरेशन। और ये आपको पर डे यहाँ पे 2 वीडियो, 2 क्लासेस मिलेंगी। और ये बैच जो हमारा चल रहा है, तो ये हमारा जो बैच है ना, ये ऑनलाइन, ऑनलाइन तो आपको यूट्यूब पे मिलेगा ही, प्लस ऑफलाइन भी है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों चलेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन जो है आज की ये क्लास जो है ये ऑनलाइन रिकॉर्ड करके डाली जा रही है, क्लास ओवर हो चुकी है। लेकिन अब जो अगली क्लास मिलेगी वो आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों मिलेगी। ठीक है भाई, तो आप आराम से क्लास करिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बेसिक से एडवांस पढ़ेंगे। अनुपात समानुपात की आज हमारी ये पहली क्लास है, और इस बैच की भी हमारी ये पहली क्लास ही होने वाली है। और इसका जो है आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। जो हम लोग चैप्टर में पढ़ते हैं उसका तो आपको पीडीएफ मिलेगा ही हर दिन, चैप्टर का जो भी हम लोग पढ़ेंगे क्लास का पीडीएफ, प्लस हैंड रिटन नोट्स भी चैप्टर खत्म होने के बाद अपलोड कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, तो आप प्रिंट आउट भी वहां से निकलवा सकते हैं। प्लस प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी। और जो क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो भाई अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा आपको बता देते हैं। यहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ भी मिलेगा,
क्लास का पीडीएफ मिलेगा, प्लस जो है आपको हैंड रिटन भी मिल जाएगा। हैंड रिटन जो नोट्स होगा ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके साथ साथ में जो हम लोग क्लास में जो पढ़ रहे हैं, तो क्लास की एक सीट्स मिल जाएगी जो कि आपको मिलेगी लास्ट में, ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद। और एक आपको मिल जाएगी यहाँ पे प्रैक्टिस सीट, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको मिलने वाली हैं, तो आप लोग भाई आराम से ध्यान से एकदम पढ़िएगा, नोट्स बना के सारी चीजें। तो आप आराम से नोट्स बना सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको सिर्फ सोल्यूशन लिखना है तो सोल्यूशन लिख लीजिए। ये क्लास सीट जो आपको मिलेगी इसमें वही क्वेश्चन होंगे जैसे कि ये जो क्वेश्चन कराए जाएंगे क्लास में, इन्हीं क्वेश्चन की सीट आपको दे दी जाएगी चैप्टर के लास्ट में। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको क्या करना है, किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, इतना मटेरियल आपको मिलेगा। ये आपको पर डे मिलेगा क्लास का पीडीएफ। ये सारी चीजें जो है आपको क्लास खत्म होने के बाद मिलेंगी, जब रेशियो का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए भाई हम लोग चलते हैं आज के अपने चैप्टर में, रेशियो में। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, ठीक है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन चल रहा है, तो रेगुलर ही क्लास होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी बीच में क्लास एक महीने से नहीं अपलोड हो पाई, वो इसलिए क्योंकि बोर्ड हमारा ऑफलाइन क्लास में लग रहा था, इसलिए थोड़ा सा बीच में मिसिंग हो गया। तो इसीलिए हमने एक नया बैच शुरू कर दिया है रेलवे का, ठीक है। तो चलिए भाई अब हम लोग शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग रेशियो का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। रेशियो के जो हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है उन्हें हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि भाई बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। रेशियो को पहले भाई कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसका बेसिक जरूर समझेंगे। तो देखो भाई अगर हम बेसिक की बात करें यहाँ पे, तो बेसिक में होता क्या है कि जैसे रेशियो है हमारा तो हम ऐसे ही लिखते हैं ए रेशियो बी, अनुपात का चिन्ह तो यही होता है, यही जो सिंबल होता है यही हमारा रेशियो होता है। यही सिंबल हमारा क्या होता है, रेशियो होता है, जिसे हम बोलते हैं अनुपात, जिसे हम क्या बोलते हैं, अनुपात। बात आप समझ गए, ये हमारा होता है रेशियो, ठीक है। तो अब देखो जो ये लिखा हुआ है ए अनुपाते बी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बटे में बी। बात आप समझ रहे हो, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी को ए बटे में बी भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इतना सा बात समझ गए कि अनुपाते बी को हम ए बटे बी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। अब अगर बात करें कि भाई रेशियो का मतलब क्या है, रेशियो किस लिए होता है, तो जैसे एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग एक एग्जाम्पल समझें कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि भाई ए रेशियो बी, और ए और बी का रेशियो है 2:3, कितना है 2:3। तो इसका मतलब होता यह है कि भाई ये दो लोग हैं ए और बी। तो रेशियो का मतलब क्या होता है भाई, रेशियो किस काम आएगा भाई, जैसे मान लो कि आप दो लोग हो, तो कोई चीज अगर है उसको अगर बांटना है तो उसी के लिए रेशियो होता है कि भाई इस रेशियो में चीजें बटेंगी। तो 2:3 जैसे दिया है, तो हम मान लेते हैं कोई एक चीज है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई हमारे पास एक चॉकलेट है। तो हमें क्या करना है कि भाई हमें 2 और 3 हिस्सों में बांटना है, रेशियो में 2:3 में, यानी टोटल हिस्से हमें कितने करने पड़ेंगे, 2 और ये 3, यानी टोटल 5 हिस्से करने पड़ेंगे। मान लो आपके पास कोई एक चॉकलेट है, आपको ए को देना है 2 हिस्से, बी को देना है 3 हिस्से, तो कितने टोटल हुए 5 हिस्से। तो हम इसको 5 हिस्से में बांट लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया सोल्यूशन इसका, कि हमारे पास ये निकल के आया कि जो ए को है, ए को हम ये 2 हिस्से देंगे, समझ गए, और जो बी को है तो ये जो 3 हिस्से बचे ये हमारे बी के होंगे। बात आप समझ गए रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का मतलब होता है कि टोटल जो भी चीज है उसको हमें इस रेशियो में बांटना होता है, ए रेशियो बी में, ठीक है भाई, इतना बात आप समझ गए। चलिए अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें, तो जरा देखते हैं। जैसे कि हमने बोला कि एक कोई व्यक्ति है जिसके 2 बेटे हैं ए और बी, ठीक है, और उस व्यक्ति के पास, जो एक व्यक्ति है ना, उस व्यक्ति के पास मान लेते हैं कि हम उसके पास 45 लाख रुपए हैं। कितने हैं, 45 लाख। एक व्यक्ति है जिसके पास हमारे 45 लाख रुपए हैं। अब हमें क्या करना है, इस व्यक्ति के ये 2 बेटे हैं और इनको हमें क्या करना है कि 5:4, 5:4, यानी कि 5:4 में हमें बांटना है, किसको, इस राशि को।
तो हम कैसे करेंगे? तो देखो भाई, हम क्या ऐसे तो बांट नहीं देंगे कि भाई 5 हिस्से इसके हैं, 4 हिस्से इससे। हम कैसे जानेंगे कि इसमें से इसके पास कितना जाएगा, इसमें से इसके पास कितना जाएगा? तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि भाई पहले हम देखते हैं कि भाई टोटल हमें कितने हिस्से करने होंगे। तो हमें यहां से ये पता चला कि भाई टोटल हिस्से हमें करने हैं 5 और 4 9। टोटल हिस्से हमें कितने करने हैं? टोटल हमें 9 हिस्से करने हैं। बात समझ गए भाई? देखो, 5 हिस्से ए ले जाएगा, 4 हिस्से बी ले जाएगा, तो टोटल हिस्से कितने करने पड़ेंगे? 9। तो हम पहले इस 45 लाख रुपए जो है इसको 9 भाग में बांटेंगे, तो एक बराबर क्या आ जाएगा? एक बराबर आ जाएगा 5। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5 है। बात समझ गए? अब हम इनको ए और बी में बांट देते हैं। तो ए को देखो, ए को मिले हैं 5 यूनिट। ए को कितने हिस्से देने? 5 हिस्से। और एक हिस्से की वैल्यू है 5। एक हिस्से की वैल्यू 5 है, तो 5 हिस्से की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणे 5 मतलब कि 25 लाख रुपए इसको मिलेंगे। बात समझ गए? अब बी की अगर बात करें तो बी के मिलने 4 हिस्से और एक हिस्से की वैल्यू 5 है, तो बी को कितने मिलेंगे? 4 गुणे में 5, तो 5 चौके 20, यानी 20 लाख रुपए हमारे बी को मिलने वाले हैं। इतनी बात समझ गए आप सभी लोग? ठीक है, चलिए। तो ये बात हो गई यहाँ पे हमारी एक बेसिक सी बात। तो देखो, एक चीज आपको यहाँ से ये पता चली होगी कि रेशियो एक प्रकार का क्या होता है? रेशियो एक प्रकार का शेयर होता है। रेशियो एक प्रकार का शेयर होता है। रेशियो एक प्रकार का हिस्सा होता है। ठीक है, बात आप समझ गए? रेशियो एक तरीके से शेयर या हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखो, रेशियो में हमें करना क्या होता है? हमें हमेशा रेशियो में 1 की वैल्यू फाइंड करनी होती है कि भाई एक बराबर क्या है। हमेशा 1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ती है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, ये आपके बहुत काम की है कि रेशियो में हमेशा 1 की वैल्यू फाइंड करनी है। क्योंकि हमने देखो यहाँ पे इस 45 लाख को हमें बांटना था, तो हमें ये नहीं, इसको पता है कि भाई 5 हिस्से देने, इसको पता है हमें 4 हिस्से देने हैं, लेकिन हम कैसे बांटेंगे? इसीलिए हमने टोटल पहले किया कि भाई 9 हिस्से होने चाहिए। 9 का भाग दिया 9 अपने 45, एक बराबर 5। यानी हमें यह पता चल गया कि एक हिस्से की वैल्यू 5 है। अब हम इसको 5 हिस्से दे रहे हैं, तो 5 गुणे 5 यानी 25 लाख दे रहे हैं। इसको 4 हिस्से दे रहे हैं, एक हिस्से की वैल्यू 5 है, तो 4 गुणे 5 यानी 20 लाख रुपए। समझ गए आप बात को? तो ये था एक हमारा इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, जो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। आपको बस एक बात याद रखनी है कि हम किसी भी चीज को बांटेंगे जब, तो जो टोटल भाग हमें करने, पहले हमें वो पता होना चाहिए कि हमें उस चीज के जो भी राशि है या जो भी चीज है उसके हमें टोटल भाग कितने करने हैं, वहां से हमें एक की वैल्यू मिलेगी, तभी हम अलग अलग चीजें बांट पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा अपने हम चैप्टर की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, और चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। और इसको अगर हम बोले तो ये हमारे पास होगा कॉन्सेप्ट नंबर 1 इस चैप्टर का, जो हमारा है ये है हमारे पास कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो हम लोग देखते हैं यहां से कि भाई कॉन्सेप्ट नंबर 1 हमारा है क्या। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या कहता है? अभी ये कॉन्सेप्ट है, इन क्वेश्चन से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे। अभी जो रियल चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा ना, वो 15-20 चैप्टर क्वेश्चन के बाद होगा, तब हमारे टाइप स्टार्ट होंगे। अभी हम लोग यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करेंगे कि पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है। देखो भाई, हमें दिया है कि यदि a अनुपाते b बराबर, क्या दिया है? हमें दिया है कि a अनुपाते b बराबर 3:5 है। a अनुपाते b बराबर 3:5 है। और यहाँ पे दिया है कि b अनुपाते c बराबर 2:3 है। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। मतलब समझे आप क्या है पहला कॉन्सेप्ट हमारा? पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि यहाँ पे a अनुपाते b 3:5 दिया है, b अनुपाते c 2:3 दिया है। फिर हमसे पूछ लिया है कि बताओ a अनुपाते b अनुपाते c क्या होगा। यानी पहले हमें उसने अलग अलग रेशियो दिए, फिर उसने हमसे एक साथ रेशियो पूछा है क्या होगा। तो हमें इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कि रेशियो मर्ज करना। क्या होता है हमारा? ये हमारा मेथड होता है कि रेशियो को मर्ज कैसे करें। ठीक है, तो देखो हमें रेशियो को मर्ज करना है, तो मर्ज करने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो, हमें a रेशियो b रेशियो c बताना है। ठीक है, तो जरा देखो यहाँ पे कि आपको a रेशियो b क्या दिया है? a रेशियो b दिया है 3:5। क्या दिया है? 3:5। बात समझ?
उसके बाद हमें दिया है बी रेशियो सी। बी रेशियो सी कितना है? 2:3। बी रेशियो सी कितना है? 2:3। 2:3 का मतलब क्या होता है कि देखो बी बी रेशियो सी का है 2:3, तो हम बी के नीचे ही बी की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हमारी बी की वैल्यू है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, और सी की वैल्यू है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। बात समझ गए? अब चलो आगे देखते हैं। अब ये हमने लिख लिया इस क्वेश्चन को, अब हमें कैसे इसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने का सबसे आसान, होती 3 विधियां हैं, लेकिन जो सबसे आसान है वो आपको यहाँ पे बताते हैं कि भाई जिसके बगल में जगह खाली रहे उसको क्या करो कि आप बगल वाले से यहाँ पे भर दो। क्या करो? बगल वाले से इसको भर दो। अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 3 और 2 कितना हो गया? 6। 5 और 2 कितना हो गया? 10। 5 और 3 कितना हो गया? 15। तो आपको रेशियो मिल गया 6, 10 और 15। क्या मिल गया रेशियो? 6, 10 और 15। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर था। बात आप समझ गए? इसका बेसिक तरीका अगर हम बताएं आपको यहाँ पे, तो जैसे हमें दिया था इसने ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो जैसे अगर हम इसको ऐसा लिखते कि भाई हमें ए रेशियो बी दिया है, फिर हमें दिया है बी रेशियो सी, कुछ ऐसा ही हमें ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो बस हमें बगल में जगह भर देनी है, जो भी खाली है हो गया। तो हमारा आंसर आ गया यहाँ से कि भाई क्या आया? ए बी, और यहाँ पे बी और बी, यहाँ पे आ गया बी और क्या इंटू में सी। बात समझ के? बस हमारा यही आंसर था। इसी को कुछ लोग क्या बताते हैं, देखो जरा, होता क्या है ए इंटू बी, तो कुछ लोग बताते हैं कि भाई इनका इंटू करा के यहाँ पे लिख दो। फिर होता है सामने सामने का गुणा बी इंटू बी, तो सामने सामने का गुणा करा के यहाँ पे लिख दो। फिर बोलते हैं कि बी का गुणा क्या करा दो? बी का गुणा जो है वो करा दो सी के साथ, बी गुणे सी। तो भाई हमने क्या किया कि भाई जो हमें सी निकालना था, तो हमें क्या करना था कि भाई बी गुणे सी करना था। तो भाई बी हमारे पास कितना था? 5। बी गुणे सी हमने कर दिया तो 15 आ गया। यही लोग बताते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बस आप बगल में एक नंबर लिख दो, हो गया काम। ठीक है, बात आप समझ गए कॉन्सेप्ट आता कहां से है, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलिए, तो ये बात थी हमारा पहला कॉन्सेप्ट, रेशियो को मर्ज करना। चलिए और आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रुपए 6300 को एक्स वाई जेड के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स अनुपाते वाई इतना है और वाई अनुपाते जेड इतना हो, तो वाई के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। अब देखो हमें क्या करना है कि जो टोटल रुपए दिए वो हमें दिए 6300 रुपए, 6300 रुपए, इन्हीं को हमें बांटना है। ये हमारी कुल राशि है। अब इसको हमें बांटना है एक्स वाई जेड के बीच। किसके बीच? एक्स वाई जेड के बीच। और किस प्रकार कि एक्स और वाई का हिस्सा कितना है, हमें इस प्रकार बांटना है कि एक्स रेशियो वाई का हिस्सा जो है वो है 7:5, और वाई रेशियो जेड का हिस्सा जो है वो है 4:3। तो हमें किनके बीच में बांटना है? हमें तो भाई बांटना है एक्स वाई और जेड के बीच। तो हमें एक्स वाई और जेड का एक कॉमन रेशियो हमें नहीं पता है, हमें पता है अलग अलग एक्स वाई और वाई जेड का। ठीक है, तो हमें सबसे पहले रेशियो को मर्ज करना पड़ेगा। और रेशियो देखो मर्ज कब होता है? जब इन दोनों रेशियो में कोई एक नंबर कॉमन होता है। जैसे कि यहाँ पे कॉमन क्या है? यहाँ पे कॉमन है ये वाई। जब यही दोनों तरफ कॉमन होते हैं ना, तभी क्या होता है? तभी ये रेशियो मर्ज होता है। बात समझ गए? तो देखो एक्स और वाई का रेशियो कितना है? 7:5। तो हमने एक्स और वाई के नीचे लिख दिया 7:5। अब वाई और जेड का क्या है? 4:3। तो वाई के नीचे ही हम लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 3। बात आप समझ गए? अब इस रेशियो को, जो खाली जगह है वो बगल से हम भर देते हैं। तो 7 चौके 28। ठीक है, ये हो गया हमारा 7 चौके 28, 5 चौके 20 और 5 तिया 15। समझ गए? अब इससे छोटा ये रेशियो नहीं हो सकता। रेशियो में और 2-3 बातें होती हैं, लिख लेना आप साइड में कहीं भी, कि रेशियो को कभी भी हम डेसिमल में नहीं लिखते हैं। रेशियो को कभी भी डेसिमल में नहीं लिखते हैं, और कोशिश यही रहे कि रेशियो को हमें फ्रैक्शन में भी ना लिखना पड़े। ठीक है, और रेशियो जितना भी स्मॉल हो सकता है, जितना भी छोटा रेशियो हो सकता है, उतना छोटा हमें करना पड़ता है, उतना छोटा हम करेंगे।
ठीक है, बाकी हमारे कैलकुलेशन के ऊपर। अब देखो इससे छोटा रेशियो हो नहीं सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 से कटेंगे, 15 नहीं कटेगा। तो ये हमारे आ गए कि भाई x को मिलेंगे 28 हिस्से, y को मिलेंगे 20 हिस्से और z को मिलेंगे 15 हिस्से। अब हमें इस 6300 के भाग करने पड़ेंगे। भाई अभी हमें एक हिस्से की वैल्यू नहीं पता है ना, हम एक हिस्से की वैल्यू निकालेंगे। तो आप इनको पहले जोड़ोगे, इनको जोड़ोगे तो 8 5 13 का 3, 2 2 4 5 1 हासिल का 6, 63 आएगा, 63। तो अब हम क्या करेंगे कि यानी 6300 के टोटल 63 भाग करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6300 और इसके हम भाग करेंगे 63, और जब हम इसको काटेंगे 63 से तो हमें मिलेगा 1 बराबर 100। यानी एक हिस्से की वैल्यू हमें क्या मिल गई, एक हिस्से की वैल्यू हमें मिल गई 100। एक हिस्से की वैल्यू 100 है, तो हमसे बोला है y के हिस्से में कितनी धनराशि है। तो देखो y के हिस्से में 20 है ना, तो y के हिस्से में कितने हैं, 20 हिस्से जाने हैं और एक हिस्से की वैल्यू है 100, तो 20 गुणे 100, तो y के पास कितने रुपए होंगे, y के पास होंगे 2000 रुपए। y के पास कितने रुपए होंगे, y के पास होंगे 2000 रुपए। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बोलो आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 18,144 को 3 व्यक्तियों ए, बी और सी में 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक होगी, हमें यह बताना है। तो देखो कुछ नहीं है, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है। इसमें तो और आपके लिए आसान है कि भाई ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो इन्होंने दिया हुआ है। देखो जरा, यहाँ पे टोटल रुपए है 18,144, ये कुल राशि है, और यहाँ पे ए बी और सी का एक कॉमन रेशियो भी तो मिल रहा है आपको, क्या है कि 3:5:8। बताओ, अब आपको रेशियो भी नहीं मर्ज करना है, इन सभी को अगर जोड़ोगे तो 5 3 8 8 16, यानी टोटल भाग कितने हैं, टोटल भाग 16 करने। तो 16 का भाग दे के आप क्या करोगे, आप एक हिस्से की वैल्यू निकाल लोगे। क्या करोगे आप, 16 का भाग देके आप एक हिस्से की वैल्यू निकाल लोगे आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद आप निकाल लोगे कि बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक है। ठीक है, बताओ। बस इतना सा आपको करना है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलो अब देखो जरा, 3:5:8 के अनुपात में विभाजित करने पर बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना में कितनी अधिक होगी, हमें यह बताना है। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे कि भाई एक हिस्से की वैल्यू निकालेंगे। बात समझ रहे हो, देखो जरा, आप क्या करोगे, आप यहाँ पे 18,144 में से तो पहले 16 का भाग दोगे ना, पहले हमें ये तो पता चले किसके हिस्से में कितनी धनराशि जा रही है। तो जब आप 16 का भाग दोगे तो 16 एकम 16 बचे 2, फिर 16 एकम 16, ठीक है, बचे कितने, 4 और 1 5, है ना। तो कितना हो जाएगा, 16 थे 48, 48 फिर कितना बचेगा, 4 2 6, तो 16 चौके 64, यानी एक हिस्से की वैल्यू आपके पास आ गई 1,134 रुपए। कितने, 1,134 रुपए। अब जरा ध्यान से देखना, अगर आप ऐसे भी करना चाहो कि भाई आप पहले ए का हिस्सा निकाल लो, फिर बी का हिस्सा निकाल लो, फिर सी का, और जितने का अंतर है आप घटा के बता दो, है ना। लेकिन हम एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि पूरी भी मैथ्स में जितने भी आप मैथ्स पढ़ोगे अभी, तो पूरे मैथ्स में कहीं भी अगर आपको ये मिल जाए कि यहाँ पे बोला है बी को प्राप्त धनराशि की तुलना में कितनी अधिक है, कभी भी आपको पूरे मैथ में मिले कितनी अधिक है या फिर मिले कितनी कम है ना, या बोले कि मोर या फिर बोले लेस, तो इसका अल्टीमेटली इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अंतर। इसका मतलब क्या होता है, अंतर, यानी इसका मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है, इसका मतलब होता है डिफरेंस। ठीक है, वही तो अंतर होगा ए और बी में, जो उनके बीच का डिफरेंस होगा वही तो अधिक होगा। वही भाई ए और बी के बीच में जितने का अंतर होगा वही अधिक होगा, जितने का अंतर होगा वही कम होगा, और क्या हो सकता है। तो या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये बेसिक तरीका है ना, जो कि हम लोग इससे नहीं करेंगे। जिनको करना है वो कर सकते हैं, टाइम टेकिंग है, टाइम आपका जाएगा।
तो जब हमने यहाँ पे क्या किया कि भाई हमें एक हिस्से की वैल्यू मिल गई 11,134 रुपए। यहाँ पे अंतर कितने का है आप देखोगे, अंतर है 2 यूनिट का। अंतर कितने यूनिट का है ए और बी में? 2 यूनिट का। तो भाई वही 2 यूनिट ही तो अधिक रहेगा। बी को प्राप्त धनराशि ए की तुलना से कितनी अधिक होगी? 2 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू है 1134, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए आप 1134 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो। तो 34 दूनी कितना हो जाएगा? 68 और 11 दूनी 22, यानी 2268 जो होगा वही धनराशि का अंतर होगा, वही धनराशि अधिक होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा ए नंबर 2268। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3600 की धनराशि सीमा, कोमल एवं रीता में इस प्रकार बांटी गई है कि सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात 1:1.5:2 तथा कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात 2:2.5 है। रीता का हिस्सा बताओ। तो देखो हमें कुछ नहीं करना है भाई, हमें पता है कि भाई टोटल धनराशि कितनी है। टोटल धनराशि है 3600 रुपए। टोटल धनराशि 3600 रुपए है। अब देखो कोमल एवं रीता का हिस्सा अगर हम देखें तो कोमल और रीता का जो हिस्सा है ना वो कितना है? हाँ, कोमल एवं रीता का हिस्सा। अच्छा, कोमल के हिस्सों में सीमा और कोमल बोला है पहले। क्या है? सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात। सीमा और कोमल के हिस्सों का अनुपात जो है वो 1:5:2। बात समझ। उसके बाद क्या बोला है? रीता, कोमल और रीता के हिस्सों का अनुपात। कोमल और रीता के हिस्सों का जो अनुपात है वो है 2:2.5। समझ। अब हमें क्या बताना है? रीता का हिस्सा। तो हमें अभी तक ये नहीं पता है, ठीक है भाई, हमें अभी तक ये नहीं पता है कि भाई इनका एक कॉमन, हमें इस राशि के कितने भाग करने पड़ेंगे। तो हमें तो सबसे पहले इनका क्या बताना पड़ेगा? रेशियो बताना पड़ेगा। क्या? सीमा, कोमल और रीता का रेशियो। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में लगा हुआ है दशमलव। तो दशमलव को हम दोगुना करके भी हटा सकते हैं, या जब नहीं हटता है तो दूसरा भी तरीका है, उसको हम लोग आगे सीखेंगे, आगे आएगा। ठीक है, तो हम इसमें सिंपल सा 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1.5 का दोगुना हो जाएगा 3, 2 का दोगुना हो जाएगा 4। अब इन रेशियो का कोई काम नहीं है। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का दोगुना हो जाएगा 4, 2.5 का दोगुना हो जाएगा 5। इन रेशियो का कोई काम नहीं। ठीक है, यहाँ पे रेशियो लगेगा। अब देखो सीमा का हिस्सा कितना है? सीमा का हिस्सा जो है 3 है। कोमल यहाँ पे भी 4 है, कोमल यहाँ पे भी 4 है। कोमल का हिस्सा 4 हो गया। रीता का हिस्सा कितना है? 5 है। ये इन सभी का कॉमन हिस्सा आ गया। अब हमें ये पता चल गया कि इस 3600 रुपए के कितने भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं भाई मेरे? 4, 3, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12। कितने भाग करने हैं? 12 भाग करने हैं। तो भाई 3600 रुपए में 12 का भाग दे दो। तो 3600 रुपए में जब आप 12 का भाग दोगे तो एक बराबर आ जाएगा 300 रुपए। एक यूनिट बराबर क्या आएगा? एक यूनिट बराबर आ जाएगा 300 रुपए। जब एक यूनिट बराबर 300 रुपए आ जाएंगे तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि रीता का हिस्सा कितना है ना। तो रीता का हिस्सा हमारे पास कितना होगा मेरे भाई? रीता का हिस्सा जो है वो है 5, और 5 गुणे 300 तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपए। 1500, 1500 रुपए रीता को मिलेंगे, है ना। ये आपको समझाने के लिए इतना सब बताया जा रहा है ताकि आप समझ सके, नहीं तो करना कुछ नहीं था। 3600 रुपए थे। सीमा, कोमल और रीता का डायरेक्ट हिस्सा निकाल लेते, 2 का गुणा करते 3 आता, कोमल का 4 आता, रीता का 5, 12, 12 का भाग देते, एक की यूनिट आ जाती, 5 गुणे 300 कर देते, 1500 आ जाता। लेकिन आपको अभी सीखना है, फाउंडेशन बैच है, बेसिक से है, तो आपको सीखना है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की अलग से करनी है। ठीक है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके साथ साथ इसका प्रैक्टिस क्लास भी चलेगी, है ना। आपको अभी बताते हैं लास्ट में। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 2। भाई जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो क्या है कि भाई जो हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है वो क्या है कि ए अनुपाते बी बराबर हमको दिया है। यहाँ पे हमें इन्होंने दिया है कि भाई ए अनुपाते बी बराबर कितना है? 2.1 है। और
बी अनुपाते सी बराबर हमें दिया है कि 3:1 है। सी अनुपाते डी हमें दिया हुआ है कि 4:1 है। फिर हमसे बोला है कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी क्या होगा। तो अभी तक हमने देखा कि 3 रेशियो थे, ए बी और सी। अब हमारे पास 4 है, ए बी सी और डी। तो जरा देखो, ए और बी का रेशियो कितना है, 2:1। तो हमने ए और बी के नीचे लिखा 2:1। अगला फिर बोला है बी और सी। तो बी और सी का रेशियो कितना है, 3:1। तो बी का रेशियो 3:1 है, तो बी के नीचे ही हम लिखेंगे इसको 3:1। ये हो गया बी का, ये हो गया सी का। अब आगे सी और डी का रेशियो। तो सी और डी का रेशियो 4:1 है, सी का 4 है, तो सी के नीचे ही लिखेंगे यहाँ पे 4:1। कुछ इस तरीके से हमें लिखना होता है। बात समझ गए? कितने भी रेशियो बस इसी तरीके से मर्ज कर लो। जो खाली जगह है उसको साइड से बस हमें भर देना है, जो भी बगल में नंबर है उसी नंबर से हमें क्या कर देना है, भर देना है। बात आप समझ गए? तो 3 दूनी 6 और 6 चौके हो जाएंगे 24, 4 तिया हो जाएगा 12 और 4 एकम 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। तो रेशियो आ गया 24 12 4 और 1। 24 12 4 और 1, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बात समझ गए आप? एक से कितने, 3 से ज्यादा रेशियो कोई दिक्कत नहीं है, आपस में लिंक होना चाहिए। देखो ए और बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी और डी में कॉमन क्या है, सी। तभी ये रेशियो मर्ज हो पाएंगे। ठीक है, और जिसकी जो वैल्यू है वो उसी के नीचे लिखनी है, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि भाई दिया हमें 12:30 समानुपाते 28। 12:30 और समानुपाते कितना दिया हुआ है, 28। बात आप समझ गए? चलिए अब आगे बात करते हैं भाई इसमें कि अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट नंबर अगला है, कॉन्सेप्ट नंबर 3। अभी हमने सीखा कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब हम सीख लेते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3। ये था कॉन्सेप्ट नंबर 2, अब सीखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या है। तो देखियो भाई, आपको बताया गया कि ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है रेशियो का, अनुपात का। ठीक है, और ये जो यहाँ पे सिंबल आपको एक दिख रहा है, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है प्रोपोर्शन का। प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये सिंबल है समानुपात। किसका, समानुपात का। ठीक है, और इसी को हम एक और सिंबल लिखते हैं जो होता है इक्वल का। ये 2 सिंबल होते हैं इसके, प्रोपोर्शन के यानी समानुपात के। बात इतनी समझ के, अब देखो इसका थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है, कि समानुपात का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे लिखा है हुआ है ए अनुपाते बी समानुपाते समानुपाते लिखा हुआ है सी अनुपाते डी। ठीक है, तो समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। क्या होता है, समान अनुपात। समान अनुपात का मतलब जो भी रेशियो इधर होगा, जो अनुपात इनका है वही अनुपात इनका भी होगा, दोनों तरफ समान अनुपात होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, है ना, एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखो जैसे हमें दे दिया है 5:10 और समानुपाते 15:30। तो देखो जरा इनके अगर हम रेशियो की बात करें तो देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2 का अनुपात है यहाँ पे। यहाँ पे देखें तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी दोनों तरफ समान अनुपात है। इसी को हम बोलते हैं समानुपात यानी प्रोपोर्शन। इस सिंबल का मतलब यही होता है, समानुपात होता है। ठीक है, यानी दोनों तरफ अनुपात समान होना चाहिए, कुछ ऐसा लिख लेते हैं यहाँ। ठीक है, क्या होना चाहिए, समान अनुपात होना चाहिए। इसका मतलब होता है समान अनुपात, इसका मतलब है समान अनुपात। ठीक है, बात आप समझ गए, दोनों तरफ समान अनुपात। ठीक है, अब देखिए जरा, इसी को हम क्या करते हैं,
अगर हम इसी को आगे देखें, इस फॉर्मेट को, इस इक्वेशन को अगर हम आगे देखें तो हम a अनुपात b को हम लिख सकते हैं a बटे में b। इस समानुपात के सिंबल को हम इक्वल लिख सकते हैं, बराबर में आ जाएगा c बटे में d। ठीक है, बात को समझना जरा ध्यान से। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, तो हमारा आ जाएगा a इंटू डी बराबर में b इंटू सी। और इसी फार्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं, a इंटू डी बराबर b इंटू सी। ठीक है, तो हमें खाली जगह बतानी थी, हम आराम से कर सकते हैं कि देखो भाई, जो हमें खाली जगह बतानी है, क्वेश्चन दिया हमें 12 अनुपाते 30 समानुपाते 28 अनुपाते क्या होगा, तो मान लेते हैं x होगा। तो देखो a इंटू डी का मतलब क्या है, a ये है d ये है, यानी बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है और अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है ना। इसका मतलब यही होता है ना, b का मल्टीप्लाई c से, b का मल्टीप्लाई c से, d का मल्टीप्लाई a से, d का मल्टीप्लाई a से, यानी साधारण भाषा में कहें तो बाहर बाहर का मल्टीप्लाई अंदर अंदर का। तो जब हम बाहर बाहर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 गुणे x होगा बराबर में अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 28 गुणे में 30 होगा। तो x बराबर अगर हम देखें तो 28 गुणे 30 बटे में आएगा हमारे पास 12। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हम इसको 2 से काटें, ठीक है, या हम इसको काट देते हैं 4 से, 4 तिया 12 और 7 चौके 28, 3 से हम इसको काट देते हैं तो ये 10 बार कटेगा, 10 इंटू 7, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 70। x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 70 और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो बात समझ गए कि जब इस तरीके से आपको करना हो तो आप इस तरीके से कर लोगे। और थोड़ी सी बात आपको बता देते हैं कि यहाँ पे हम a को क्या बोलते हैं, b को क्या बोलते हैं, c को क्या बोलते हैं और d को क्या बोलते हैं। तो मेरे भाई a को हम यहाँ पे बोलते हैं प्रथमानुपाती, a को हम क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती। b को हम क्या बोलते हैं, b को हम बोलते हैं द्वितीय अनुपाती यानी कि सेकंड प्रोपोर्शन। a को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, b को बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, c को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन यानी कि तृतीय अनुपाती। बात समझ गए। d को हम लोग बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कि चतुर्थानुपाती। ठीक है, बस। और इस कॉन्सेप्ट से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी इस फार्मूले से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना आपसे, बस वो यही होंगे कि मेरे भाई इसका बता दो कोई, जैसे यहाँ पे क्या पूछा था, चतुर्थ अनुपाती, बस यहाँ पे लैंग्वेज नहीं लिखी थी, लेकिन इसका मतलब कहने का ही था कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा इसका। तो चतुर्थ अनुपात का मतलब डी क्या होगा, यानी इन चार में से कोई एक को ही गायब करेगा और आपसे पूछेगा, तो आप इस फार्मूले का आप आराम से यूज कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बता दो भाई। आपको फार्मूला अभी बता दिया गया है कि फार्मूला होता है a इंटू डी बराबर में b इंटू सी। इसी फार्मूले का यूज हमें यहाँ पे करना है, और ये होता है प्रथम अनुपात यानी a, ये b, ये c और d, है ना। तो आपको पता है कि अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है बाहर बाहर का, तो 16 गुणे a गुणे d, मतलब a का वैल्यू है 16, d का है क्वेश्चन मार्क यानी हम x रखेंगे बराबर, b और c है हमारे पास 24 गुणे में 15, तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 24 गुणे 15 और बटे में आ जाएगा 16। अब इसको हम काट देते हैं 8 से, 8 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 दूनी 16 और 8 त्रिका 24। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा, 15 से 45, 45 बटे में 2, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 22.5। ठीक है, यानी कि x बराबर आया 22.5। अब इसी को अगर आप लाइन कम करना चाहते हैं तो आपको पता है कि सारा कंडीशन जो है वो x के बराबर में जाएगा, तो हम सीधे से लिखते हैं x बराबर, और हमें पता है कि b और c जो है यहाँ पे वो हमेशा जिनका अंदर अंदर मल्टीप्लाई होगा वो साथ रहेंगे, तो हम सीधे से लिख देते 24 गुणे 15 और जो x के साथ में रहेगा वही तो नीचे जाएगा,
तो सीधे से आपको यहाँ से x बराबर मिल जाता 45/2, तो आपके पास आ जाता x बराबर 22.5, और यही हो जाता आपका आंसर। ठीक है भाई, बोलो। चल आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हमने सीखा कॉन्सेप्ट नंबर 3, यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। क्या सीखने वाले हैं? यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या होता है। देखो कॉन्सेप्ट नंबर 4 के अंदर ये क्वेश्चन को हम इंक्लूड करते हैं कि वर्गमूलानुपात क्या होता है ना। तो इसको अभी हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या बोला है? क्वेश्चन हमसे बोला है कि 1/0.64 अनुपात 1/0.81। तो आपको पता है कि जब भी बटे में होता है तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो ये उठ के हमारा इधर चला जाएगा 0.81 अनुपात 0.64। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि दशमलव हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, यहां से दशमलव हटाएंगे नीचे 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, बोलो भाई। अब हमारा क्या होता है कि हमारे ये जो नीचे है ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनको ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि 81/100 बराबर 64/100, है ना। तो ये 100 इधर जाएगा, ये 100 इधर जाएगा, तो हमारा क्या हो जाता है? क्रॉस हो जाता है। तो हमारे पास आ गया यहाँ पे 81 अनुपात 64, और इन्हीं का हमें बताना था वर्गमूला अनुपात। यानी वर्गमूला अनुपात का मतलब होता है वर्गमूल का अनुपात। तो इसमें हम लगा देंगे वर्गमूल। क्या लगा देंगे? वर्गमूल। तो वर्गमूल से बाहर निकल के आएगा तो 9, और ये आ जाएगा 8, 8 8 64, तो 9/8, और यही होगा आपका आंसर। ठीक है, क्या होगा? 9/8, है ना। तो यहाँ पे इसको आप 8 कर लेना, 9/8। ठीक है भाई, ये आपका यहाँ पे सही हो, 9/8। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा उसी का अगला टाइप है कि घनमूलानुपात। तो देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है इन्होंने कि 1.728 अनुपात 2.197। अब इसका भी दशमलव हटाओगे नीचे 3 जीरो, इसका दशमलव हटाओगे नीचे 3 जीरो, और ये आपस में कट जाएंगे। तो बचा आपके पास 1728, इधर बचा आपके पास 2197, और इनका हमें बताना है घनमूलानुपात, यानी कि घनमूल का अनुपात। तो हम घनमूल लगा देंगे इनके ऊपर। ठीक है, तो घनमूल का अनुपात बताना था, तो इनका ये किसका घनमूल होता है? 12 का, और ये 2197 घनमूल होता है 13 का। तो आंसर आ गया 12/13। क्या आ गया? 12/13। ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर। बात आप समझ गए? ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है कि 0.16 व 0.04 का मध्यानुपाती। यहां से हमारा चलता है कॉन्सेप्ट नंबर 5, और ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझना। ये सारे कॉन्सेप्ट अभी आपको बताए जा रहे हैं, फिर अभी आपको क्वेश्चन भी, जो चैप्टर हमारा रियल स्टार्ट होगा वो अभी 20 क्वेश्चन के बाद होगा। तो देखो हमसे बोला है मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होता है, पहले उसका बेसिक समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है A/B समानुपाते B/C, तो इन दोनों का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है? जो मध्य में हो, दोनों में हो, यानी कि दोनों में क्या है? B है। तो यही हमारा होता है मध्यानुपाती, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं प्रथमानुपाती, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथमानुपाती, और इनको हम लोग बोलते हैं मध्यानुपाती, मध्यानुपाती, और इसे हम लोग बोलते हैं तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती। बात समझ गए? तो जब भी आपसे मध्यानुपाती की बात करेगा तो आपके दिमाग में यही 3 चीजें आनी चाहिए कि एक प्रथमानुपाती होगा, मध्यानुपाती वही होगा जो दोनों में कॉमन है, और ये तृतीय अनुपाती है। इसी को हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं? मीन प्रोपोर्शन। बात आप समझ गए?
इसी को हम लोग बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। अब हमें करना क्या है, ठीक है आगे देखते हैं। अब हम ए अनुपात बी को हम लिख सकते हैं ए बटे बी, समानुपात की जगह हम ये सिंबल लगा सकते हैं, इसको हम लिखेंगे बी अपॉन में सी। अब इनका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, जब हमारा b के साथ b का गुणा होगा तो बी स्क्वायर बराबर a इंटू सी, और इसी को हम लोग बोलते हैं मध्यानुपाती का फॉर्मूला। ये हमारा यहां से निकल के आया है ना, b हमारा क्या है, मध्यानुपाती, यही हमारा क्या है, मध्यानुपाती का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए मध्यानुपाती का, बी स्क्वायर बराबर a इंटू सी। इसी को हम लोग लिखते हैं b बराबर अंडर रूट a इंटू सी। ये दोनों एक ही फार्मूले हैं, कोई अंतर नहीं है। और देखो ये तो मध्यानुपाती हो गया, ठीक है कोई बात नहीं है। इन्हीं के साथ में ही तो, इन्हीं के साथ में ही तो a भी है, और a हमारा क्या था, प्रथमानुपाती। तो जब भी आपसे अगर बोले प्रथमानुपाती क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको a के बराबर कर देना है। जब a के बराबर करोगे तो जो c है इसको इधर भेजोगे, तो हमारा क्या बनेगा कि भाई बी स्क्वायर हमारा ऊपर रहेगा और c हमारा इधर गुणे में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो ये प्रथमानुपाती का फॉर्मूला बन गया a बराबर बी स्क्वायर अपॉन का c। अच्छा अब बचा हमारा तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला क्या होगा, तृतीय अनुपाती c है, तो c को इधर छोड़ दो, बाकी चीजें इधर भेज दो, तो c के बराबर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, बी स्क्वायर अपॉन में, अब a हमारा मल्टीप्लाई में था तो इधर जाएगा, अब डिवाइड में हो जाएगा, है ना। इसको थोड़ा दूर से लिखते हैं, नहीं तो ये मिक्स हो जाएगा, या तो दूसरे पेन से लिख देते हैं, आ जाओ। तृतीय अनुपाती c बराबर होगा बी स्क्वायर अपॉन का a, क्योंकि a हमारा मल्टीप्लाई में था, इधर जाएगा तो डिवाइड। ये इस एक ही कॉन्सेप्ट से तीनों फार्मूले आ गए, मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती और तृतीय अनुपाती। अब देखो क्वेश्चन में पूछा आपसे मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती का फार्मूला आप सीधे से लगा दोगे कि भाई बी स्क्वायर बराबर a इंटू सी। तो देखो जरा बी स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर बराबर है यहाँ पे कि 0.16 इंटू 0.04, है ना। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, आप डायरेक्ट लिख सकते हो बी मध्यानुपाती का फार्मूला बी बराबर अंडर रूट ए इंटू सी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा, अब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 16 चौके 64, दशमलव कितने अंक बाद, 2 अंक किसके, 2 अंक किसके, 4 अंक बाद, यहाँ पे लगेगा दशमलव, ठीक है। अब जब दशमलव होता है वर्गमूल के अंदर, तो जैसे यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है, तो जब बाहर आएगा तो वो 2 अंक बाद होगा, क्योंकि वर्गमूल होता है उसका डबल, है ना। तो हमारे पास जो ये है, तो b बराबर क्या आएगा भाई, 8 का वर्ग होता है 64। अब यहाँ पे 4 अंक बाद दशमलव है, तो जब वर्गमूल के बाहर जाएगा तो 2 अंक बाद दशमलव होगा, तो 0.08 आपका होगा आंसर, 0.08 ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आंसर। बात आप समझ गए, ठीक है, आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है 16 और 24 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो देखो 16 और 24 का तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती का मतलब होता है सी, इन्होंने हमसे सी पूछा है, तो भाई ए और बी कहाँ है, तो देखो जो पहले लिखा होता है वही हमारा ए होता है, और जो बाद में लिखा है बी होगा। अगर यही हमसे पूछा होता मध्यानुपाती क्या होगा, यानी बी क्या होगा, तब उस कंडीशन में हमारा ए ये हो जाता और सी हमारा ये हो जाता, यानी पहले जो लिखा होगा वही हमेशा ए होगा, बाद वाला बी हो या सी हो अपने हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से होगा। तो हमसे बोला तृतीय अनुपाती यानी सी बराबर, और सी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो सी बराबर बी हमारे पास है 24, तो हम बी स्क्वायर को लिखेंगे 24 गुणे 24, अपॉन में ए होगा हमारा 16। बस अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16, 8 से कैंसिल होगा 3 बार, 2 से हम इसको उड़ाएंगे तो 2 से कटेगा 12 बार, तो 12 3 36, तो सी बराबर हो जाएगा 36, यानी तृतीय अनुपाती क्या होगा, 36 होगा।
तो यही आ गया आपका आंसर। क्या आ गया? यही आ गया आपका आंसर। ठीक है, आंसर आ गया 36। आसान था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। और क्वेश्चन नंबर 12 को जो है हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है 14.4 और 3.6 के बीच मध्य अनुपाती का अनुपात और 5 और 4 का तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। यानी इन दोनों का जो मध्यानुपाती होगा और इन दोनों का जो तृतीय अनुपाती होगा, इनका अनुपात क्या होगा, ये पूछा है। तो हमें इसको दो भागों में करना पड़ेगा। पहले तो उनका हमें निकालना पड़ेगा मध्यानुपाती। मध्यानुपाती का मतलब है बी, तो बी बराबर होगा √a इंटू सी, है ना। ए की वैल्यू है 14.4, बी की वैल्यू है 3.6, ये ए है। अच्छा, मध्यानुपाती पूछा है तो ए की वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो बी बराबर आएगा, ए की वैल्यू है हमारे पास 14.4 इंटू सी की वैल्यू है 3.6। ठीक है, बात आप समझ गए। चलिए, तो इसको हम क्या करते हैं, दशमलव हटा देते हैं यहाँ पे। अगर हम इनके दोनों के दशमलव हटाएंगे तो नीचे आएंगे 2 0। ठीक है, अब देखो जरा हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास होगा यहाँ पे कि यह है 12 का वर्ग और ये हमारा 6 का वर्ग, और रूट के अंदर से जब भी यहाँ पे देखो 2 0 है, बाहर आएंगे तो 1 0 बचेगा। अभी हम इसको क्या और कैंसिल कर सकते हैं, देखते हैं भाई। हम इसको 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 से कटेगा ये 6 बार, तो b बराबर हमें मिल गया 36/5। हम इसको अभी यहीं रखने देते हैं। इनका तो मध्यानुपाती हमें मिल गया, अब इनका चाहिए तृतीय अनुपाती, तो इनका हम तृतीय अनुपाती निकालते हैं। तृतीय अनुपाती का फार्मूला होता है c बराबर b² a, ये फार्मूला होता है। चलो, तो c बराबर, तो a की वैल्यू ये होगी, b की वैल्यू ये होगी, तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर यानी 4 गुणे 4, और a की वैल्यू है 5, तो c बराबर मिल गया हमें 16/5। अब देखो जरा क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन हमसे पूछा क्या था, इसके मध्यानुपाती और इसके तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। यानी मध्यानुपाती हमारा है b, तृतीय अनुपाती है c, इनका अनुपात क्या होगा। तो b की वैल्यू है हमारे पास 36/5, c की वैल्यू है हमारे पास 16/5, तो 5 से 5 हमारा कट जाएगा, बाकी हम इसको काटते हैं आगे। तो अगर हम इसको काटें किससे, 4 से, तो 4 से कटेगा हमारा ये 9 बार, 4 से कटेगा हमारा ये 4 बार, तो आंसर आ गया हमारा 9:4। आंसर हमारा आ गया 9:4। ठीक है भाई, बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो ये थे हमारे आज के जो क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे पढ़ लिए। टोटल कितने क्वेश्चन थे भाई, टोटल हमने आज पढ़े हैं 12 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन, 12। ये अभी हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। आगे हमारे चैप्टर जब स्टार्ट होंगे, जब क्वेश्चन आने शुरू होंगे, है ना, तब मजा आएगा। अभी तो ये बेसिक ही कॉन्सेप्ट है हमारे पास, समझ रहे हैं आप। चलिए, अभी हमारे पास क्या थे ये, अभी हमारे पास थे ये बेसिक कॉन्सेप्ट। तो देखो भाई, अब हमारे पास क्या होगा कि जैसा कि आप सभी को बताया गया है कि ये क्लास जो हमारी चलेगी ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन चलेगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन चलेगी। तो आज की क्लास तो ये ऑनलाइन रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अब कल से ये चलेगी ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, है ना। ठीक है भाई, चलिए आज ये क्लास आपको मिल रही है, और कल तो संडे है, कल क्लास बंद रहेगी, तो हो सकता है कल भी हम लोग ऑनलाइन ही रिकॉर्ड करके क्लास डालें, लेकिन ये क्लास आपको मिलेगी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन, है ना, मंडे से। तो हम लोग डायरेक्ट जो है क्लास में ही उसको रिकॉर्ड करेंगे ऑफलाइन पढ़ाते हुए, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी बनेगी, मजा आएगा कि नहीं, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस चैप्टर में हम लोग टोटल पढ़ने वाले हैं 150 प्लस क्वेश्चन। आपको बता दें कि इस चैप्टर में हम लोग टोटल पढ़ेंगे जो, वो पढ़ेंगे हम लोग 150 प्लस क्वेश्चन। तो अभी तो बहुत आसान है पढ़ना, अभी तो आसान लग रहे होंगे कॉन्सेप्ट आपको, लेकिन आगे जो मजा आएगा, है ना, तब मजा आएगा जब हम लगभग 50 क्वेश्चन पार कर जाएंगे, है ना। हम हर एक चैप्टर में चलेंगे एकदम बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक,
यानी हम ए से शुरू करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे जेड में, है ना। तो चलिए भाई, आज की क्लास में इतना ही। जिन्हें भी इन क्लास का पीडीएफ चाहिए हो तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहां से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।